नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है देश और दुनिया की खबरों का। पहली खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। दरअसल पाकिस्तान की खबर तो आप सुनते रहते होंगे कि वहां पर माइनॉरिटी के ऊपर कितना अत्याचार होता है। दरअसल एक और वीडियो वहां से वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के ऊपर कह सकते हैं अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हिंदुओं पर अत्याचार का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक हिंदू महिला को सरेआम कुछ लोग अगवा कर रहे हैं और वो भी अदालत के सामने। दरअसल ये मामला फिलहाल समझ में नहीं आया कि मामला हुआ क्या था। हिंदू महिला जोर जोर से अपनी रक्षा के लिए आवाज लगा रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आए। इस मामले की अभी एक तरीके से पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि दरअसल ये मामला था क्या। लेकिन इस वीडियो को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और इसके बारे में जानकारी दी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो को केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को भी भेजा है, यानी कि उनको टैग किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि खुद को बचाने की गुहार लगाते एक हिंदू महिला को कुछ लोग जबरन घसीटते हुए ले जा रहे हैं। आप विजुअल्स के जरिए भी देख सकते हैं कि एक तरफ हिंदू मंदिर है तो दूसरी तरफ हिंदू महिला जिसका अपहरण किया जा रहा है। दूसरी तरफ हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ भी की है। आपको बता दें कि वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का बताया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हिंदू महिला का इस तरह से अपहरण पाकिस्तान के सिंध प्रांत के उमरकोट में हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं इसको देखकर सन्न रह गया। देखिए कि कैसे एक हिंदू महिला को दिन दहाड़े अगवा किया गया है। पाकिस्तान के सिंध के उमरकोट में एक सत्र न्यायालय के बाहर से वह मदद के लिए आवाज लगा रही है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने पकड़कर घसीट कर ले गए और उसे कार में डाला। वीडियो में सुना जा सकता है कि कुछ लोग उसे गाड़ी में डालने को कह रहे हैं। अपहरणकर्ताओं में 4 पुरुष दिख रहे हैं और बाकी तमाशबीन बाइकर्स हैं, लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर कि एक तरफ महिला को घसीटते हुए लेके जाया जा रहा है, दूसरी तरफ हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। दोनों ही शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन अभी तक जो हिंदू महिला है उसकी जो अपहरण है उसके बारे में अभी खुलासा नहीं हो पाया कि दरअसल मामला क्या था। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू मंदिर है उसमें साफ नजर आ सकता है कि उसमें तोड़फोड़ की गई है। कह सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही तस्वीरें शर्मसार करने वाली है। ये इंसानियत पर एक तरीके से सवाल भी खड़ा करती है। पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू गेटेड कम्युनिटी जो कि नारायणपुरा है, उसके अंदर घुसकर 2 लोगों ने पवित्र मंदिर को तोड़ने का काम किया, मूर्ति को तोड़ने का काम किया, डिसिक्रेट किया, उसकी बेअदबी की। और जब इन लड़कों को पकड़ा गया, उनसे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, बोले ये पूजा के योग नहीं है। ये मानसिकता के साथ पाकिस्तान में कट्टरवाद जो है वो मिनॉरिटीज के ऊपर हमला कर रहा है। इसी दौरान 19 साल की सिंध में एक लड़की हरियन मेघवार, जिसका नाम बदलकर उसको शादीशुदा औरत की एक 31 साल के शादीशुदा आदमी से शादी करा दी गई। उसका धर्म बदलकर उसका नाम शेख रख दिया गया, उसकी जबरन निकाह कर दिया गया। इस तरह के हालात हैं मिनॉरिटीज के पाकिस्तान में। और इमरान खान जी भारत में बसते लोगों की चिंता करते हैं। मैं इमरान खान जी आपको आग्रह करता हूं, जरा सोच कर देखिए, जिन लोगों की ना बीवियां सेफ है, ना बच्चियां सेफ है, ना धर्म सेफ है, रोज उनके ऊपर हमला होता है, लेकिन आप अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है और उन लोगों को इंसाफ देने को तैयार नहीं है। कल जब मैंने उनके बात की, उन लोगों से रो रो कर वो बात कर रहे थे, हम जाएं तो कहां जाएं, ना हमारा धर्म बचा है, ना हमारे परिवार बच रहे। ओमिक्रॉन ने देश और दुनिया में दहशत फैला दी है। इसकी शुरुआत साउथ अफ्रीका से हुई थी, लेकिन ये अब भारत में भी अपने पैर पसारने लगा है। जो ओमिक्रॉन है उसके जो केसेस हैं वो दिन ब दिन भारत में भी बढ़ते दिख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में महामारी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को क्रिसमस और नए साल के लिए डीडीएमए के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीडीएमए ने सभी प्रकार के समारोह पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सम्मेलन करने की मंजूरी दी है। डीएमए ने निर्देश दिया है कि सभी डीएम और पुलिस उपायुक्त सुनिश्चित करें कि दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के मौके पर उनके क्षेत्र में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, जवाबड़ा समारोह ना हो। शादी और अन्य समारोह पर 200 लोगों की अनुमति दी गई है।
इसके साथ ही डीडीएमए ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में पुलिस उपायुक्तों के साथ सुपर स्प्रेडर क्षेत्रों की पहचान करें और महामारी कोरोना गाइडलाइंस के तहत उन क्षेत्रों में जरूरी कदम उठाएं। दुकानों, कार्यस्थलों पर मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आप सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में 14 मौतें भी हो चुकी हैं, इसीलिए आप एहतियात जरूर बरतें इसमें। आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ की खबर है, जहां पर ये तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी लखनऊ की है। यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि देशवासियों को लंबे संघर्ष के बाद मिली है स्वतंत्रता का समर साल 1857 में देखने को मिला था। सीएम योगी ने कहा कि देश की डबल इंजन की सरकार देश को प्रदेश की दिशा और दशा बदलने में दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नए भारत की तस्वीर देखने को मिल रही है। सुनिए क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यह भव्य आयोजन पूरे लखनऊ महानगर और जनपद को भारत की आजादी के महोत्सव के साथ जोड़ रहा है। भारत की आजादी केवल मांगने से नहीं मिल पाई थी। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था और उस लंबे संघर्ष की कीमत को ये देश, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी समझ सके, इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बड़े अभियान को पूरे देश के अंदर लागू किया। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर अलग अलग समय में आजादी का आंदोलन चलता रहा, लेकिन सामूहिक प्रयास 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में देखने को मिला था। और ये प्रथम स्वतंत्र समर इसलिए भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना रहा। उत्तर प्रदेश से चाहे मंगल पांडे रहे हो, चाहे वह गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह रहे हो, चाहे वह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, चाहे वह वीरांगना अवंतीबाई, झलकारी बाई और उदा देवी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए किया गया संघर्ष रहा हो, या फिर इसके उपरांत भी निरंतर चलने वाली वे घटनाएं, कहीं पर चोरी चोरा के नाम पर, कहीं पर काकोरी के नाम पर, कहीं पर धन सिंह कोतवाल मेरठ में इस क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कहीं रानी लक्ष्मीबाई कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी के संकल्प के साथ विदेशी हुकूमत के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य की थी। हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि अगर देश के अंदर हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, नारी गरिमा के लिए हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो रहा है, आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है, अगर हम लोग हर घर में बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने और रसोई गैस का सिलेंडर का कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ देश को जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ
अगर दुश्मन कहीं भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस करता है तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का जज्बा भी आज भारत की सेना रखती है। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य आयोजन के साथ देश को जोड़ने का कार्यक्रम हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का कार्य, एक नए भारत की एक नई तस्वीर पूरे देश के सामने प्रस्तुत होती है। और यह तस्वीर और भी मजबूती के साथ इसलिए बढ़ेगी जब भारत की 135 करोड़ जनता एक स्वर से बोलती हुई दिखाई देगी, तो ये नया भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में भी देश और दुनिया के सामने आए। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसी को लेकर पार्टियों ने तो अपनी कमर कसी ली है। साथ ही इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री आज सोनभद्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपा पर निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से इन दिनों यूपी में जनविश्वास यात्रा निकाली जा रही है, जो बुधवार को यूपी के सोनभद्र पहुंची, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि देश और प्रदेश को उजाले में रखने वाले सोनभद्र को 2017 के पहले की सरकारों ने अंधेरे में रखा, लेकिन मौजूदा सरकार देश और प्रदेश के साथ ही सोनभद्र को भी पर्याप्त बिजली देकर उजाले में रखने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही जिले में मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास भी कर रही है। सीएम योगी ने क्या और कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, सोनभद्र जिला प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध जिलों में से एक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यहां के लोगों को आजादी के बाद से आने वाली सरकारों ने बुनियादी सुविधाओं से के पहले यहां पर किस प्रकार की अराजकता थी। गरीब को मकान नहीं मिलता था, स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया यहां पर हावी होकर के यहां के लोगों का शोषण करते थे और यहां की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती रह जा। 17 के बाद आपने देखा होगा यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना को देना हमने प्रारंभ किया ही, हर घर को शौचालय की योजना के साथ जोड़ा। जो सोनभद्र जिला पूरे प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आपूर्ति करता था, वह सोनभद्र जिला स्वयं अंधेरे में 2017 के पहले रहता था। आज तो यहां पर बिजली भी दिया जा रहा है और हर घर नल योजना के माध्यम से गांव-गांव में पेयजल की स्कीम भी आपके जनपद को उपलब्ध कराई जा रही है। कोई सोचता था सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन भाइयों बहनों, अब तो आपके सोनभद्र जिले में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज उसका शिलान्यास भी हमने कर दिया है। मंच पर आने के पहले मैं अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ इसी कार्यक्रम को संपन्न कर रहा था और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं कि जो कभी आपके पूर्वजों ने सोचा होगा कि लखनऊ में पीजीआई और केजीएमयू की तर्ज पर एक मेडिकल कॉलेज अगर सोनभद्र में भी होता तो यहां के लोगों को बीमारी के समय में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अब वह सपना भी साकार कर दिया। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। कोई पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। बड़े बड़े दंगे होते थे। इस सोनभद्र में भी दंगे हुए थे। जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था। नवरात्रि में दुर्गा मां की पूजा नहीं करने दी जाती थी।
रामलीलाओं के आयोजन को रोका जाता था, कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी, पर्व और त्योहारों को हर प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है। कोरोना को भी इतना प्रभावी अंकुश लगाया गया है कि दीपावली आपने आनंद के साथ मनाई, विजयादशमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ पूरे प्रदेश और देश के अंदर मनाया गया, रामलीलाओं के आयोजन हुए। पहले की सरकार और अब की सरकार में अंतर साफ है, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। यही अंतर है। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पिछली सरकार कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी और वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण कराती है और उससे जुड़े हुए श्रमिकों पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है। वैक्सीन लगाया है, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी दुनिया के अंदर एक नया जो वायरस आया है, इसका कोरोना का, दुनिया के तमाम देशों को उसने पस्त कर दिया है, अमेरिका को भी, यूरोप के तमाम देशों को, रूस को, चीन को। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीन बनी है, ये वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि जिसने दोनों डोज वैक्सीन की समय से ले ली है, कोरोना का दूसरा जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, यह उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके सामने कोरोना निष्प्रभावी है। और इसलिए भाइयों बहनों, वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली है, दोनों डोज ले ली है, उन्होंने अच्छा किया है। जिन्होंने एक लिया है वे दूसरा डोज भी जरूर ले लें। और जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है, उनसे भी मैं कहूंगा कि वे अपने लिए भी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी और समाज की सुरक्षा के लिए भी दोनों डोज जरूर ले लें, समय से ले लें, जिससे हम लोग थर्ड वेव को आने से पहले रोक सकें। कोरोना ने अभी तक भी पैर पसार रखे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी एक बेटी कोरोना संक्रमित पाई गई है। डिंपल यादव ने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। डिंपल यादव के नमूने की जांच एक निजी लैब में की गई थी। आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि कुछ एहतियात बरतने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। बता दें कि यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। सरकार के दावों के मुताबिक बीते 24 घंटे में हुई 1,84,494 सैंपल की जांच में कुल 21 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 14 लोग उपचार के बाद कोरोना मुक्त भी पाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की जैसे रफ्तार बढ़ रही है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है। और इसी के साथ जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसने तो काफ़ी दहशत फैला दी है। देश और दुनिया में कोरोना का जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसकी वजह से दहशत देखी जा सकती है। और साथ ही कोरोना ओमिक्रॉन की वजह से ब्रिटेन में 14 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पिछले करीब 45 दिनों से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है और न ही वो दफ्तर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों उद्धव ठाकरे के गले का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सीएम के 1.5 महीने से अधिक समय से दफ्तर नहीं आने पर अब महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे को स्वस्थ होने तक अपना प्रभार किसी और को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उनकी अनुपस्थिति सही नहीं मानी जाएगी। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उद्धव कांग्रेस और एनसीपी पर भरोसा नहीं है तो राज्य मंत्री अपने बेटे आदित्य ठाकरे को प्रभार सौंप दें। उन्होंने कहा कि ऐसे कब तक काम चलेगा, क्योंकि प्रशासन बिना सीएम के नहीं चल सकता। हर काम के लिए सीएम चाहिए, ऐसे में किसी और को यह दर्जा देना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सबसे सही ये रहेगा कि आदित्य ठाकरे को सीएम बना सकते हैं। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे ने पाटिल के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं और कुछ दिनों में काम पर लौट आएंगे। उन्होंने चंद्रकांत पाटिल के बयान को निराधार बताया। उधर चंद्रकांत पाटिल के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम उद्धव की तबीयत सही नहीं है और सीएम किसी और को बनाना है तो देवेंद्र फडणवीस को बना ले। बीजेपी और शिवसेना का 2.5 साल वाला फॉर्मूला यहां पर आकर दोनों साथ आ सकते हैं। खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि विक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ड्रग्स केस में एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद पंजाब के गृह मंत्रालय ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। वहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर पंजाब की एसटीएफ ने अमृतसर में छापेमारी भी की है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने मजीठिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे पुलिस कर्मचारियों का पंजाब के कई जिलों में जाल बिछा दिया है। इसके लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जहां खेला से कर्मचारियों को राज्य के अलग अलग जिलों में मुस्तैद कर दिया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि मजीठिया पुलिस की सुरक्षा छोड़कर यूपी की ओर चले गए हैं। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह अब पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। दरअसल मामला मांझी को लेकर था। बिहार के पूर्व सीएम और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए देने का ऐलान करने वाले बीजेपी नेता गजेंद्र झा को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि किसी के लिए भी मर्यादित भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंसा की बात पार्टी में स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने ऐलान किया था कि जीतन राम मांझी की जुबान काटने वालों को वे 11 लाख रुपए देंगे, जिसके बाद बीजेपी ने गजेंद्र झा से 15 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा था, लेकिन गजेंद्र अपने बयान पर टिके रहे। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नजदे दे दीजिए, नजदे दे दीजिए। हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कण कण की ओर से अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतन राम मांझी की हैसियत तो 11 भारत अब और भी ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। अगर डिफेंस की बात करें, अगर ताकत की बात करें, अब भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ ने आज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। भारत ने बुधवार को सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया, जिसकी जानकारी डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी। स्वदेश में विकसित मिसाइल
150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। डीआरडीओ अधिकारी ने बताया कि भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो 150 से 500 किलोमीटर के लक्ष्य को भेद सकती है। आपको बता दें कि भारत सरकार लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रही है। माफ कीजिएगा, भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। LSC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच अब बैलिस्टिक मिसाइल पेड़े की सफल टेस्टिंग की गई। ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, जहां से अपनी उम्मीद पर यह मिसाइल खरी उतरी। आपको बता दें कि भारत अब मजबूत होता नजर आ रहा है। कुछ वक्त पहले से मिसाइल्स का जो परीक्षण है वो चल रहा है, उसके बाद भारत अब इतना मजबूत होता नजर आ रहा है कि चीन और पाकिस्तान भी भारत से अब घबराते हुए नजर आ रहे हैं। देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।